वर्ष 2011 में गोरखपुर में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिससे सभी लोगों का दिल दहल गया। घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो दीपू और शिखा ने खौफनाक कदम उठाया। दूध मुहे बच्चे की मां पूजा को नौकरी का लालच देकर उसे बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उसे एक झाड़ियों में ले जाकर जिस तरीके से उसको मौत को अंजाम दिया गया, उस घटना को सुनकर और जानकर सभी लोगों की रूहें कांप गई। आइए समझते हैं इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक इस कहानी के बारे में। 11 जून 2011 गोरखपुर का कैंट थाना सुबह थाने पर फोन आया कि इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में सिंघाड़िया के जंगल में युवती की लाश पड़ी है, जिसका चेहरा किसी धारदार हथियार से छत बिछत कर दिया गया है। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उस शव की शिनाख्त करती है। उसकी लड़की की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। लड़की के हाथ में कंगन, पर्स और जूते थे। गले में काले धागे की एक ताबीज भी थी। पुलिस घटनास्थल पर ही थी कि थाने से सूचना आई कि कमलेशपुरम इलाके में 24 साल की एक लड़की शिखा दुबे पिछले 2 महीने से लापता है। उसके पिता राम प्रसाद दुबे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। कोतवाल ने थाने से गुमशुदगी की डिटेल मांगी तो जानकारी मिली कि शिखा दुबे ने जो कपड़े जो पहने हैं वही लाश के पास पाए गए हैं। कैंट थाने से यह जानकारी शिखा के घर पर दी जाती है। जानकारी पाते ही पूरा परिवार मौके पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद परिवार ने लाश की पहचान शिखा दुबे के रूप में की जाती है। बताया कि पर्स, जूते और गले का जो ताबीज है ये सब मेरी ही बेटी का है। मौके पर मिला सारा सामान शिखा का ही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और शव राम प्रसाद दुबे को सुपुर्द कर दिया जाता है। बाद में राम प्रकाश दुबे की ओर से दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट हत्या की धारा में तब्दील कर दी जाती है। इसके साथ ही स्थानीय नेता केस के खुलासे के लिए दबाव बनाने लगते हैं। पूछताछ में राम प्रसाद दुबे ने मोहल्ले में रहने वाले दीपू यादव के ऊपर शक जताया। दीपू यादव का नाम सामने आते ही पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है तो दीपू घर पर नहीं मिलता है और परिवार ने बताया कि शिखा दुबे का शव मिलने की जानकारी होते ही दीपू घर से भाग गया है और अभी तक वह वापस नहीं लौटा। पुलिस ने दीपू का मोबाइल नंबर लिया, लेकिन उसका नंबर भी लेने से कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। उसका मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ बता रहा था। इसके साथ ही साथ पुलिस का जो शक होता है और गहरा हो जाता है। पुलिस का यह मानना होता है कि हो या ना हो पर हत्या के पीछे कहीं ना कहीं दीपू का हाथ है। पुलिस ने दीपू की तलाश में उसके रिश्तेदारों के यहाँ दबिश देना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है। दीपू पर दबाव बनाने को पुलिस उसके परिवार वालों को थाने लेकर आती है और सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन दीपू के बारे में कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगती है। घटना को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश वही थी।
तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस दीपू यादव का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसका फोन भी बंद था। लोगों में पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी वह लेकर काफी नाराजगी जताया जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने दीपू यादव के परिवार वालों और करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर डाल दिया जाता है। पुलिस को उम्मीद थी कि दीपू कभी ना कभी किसी भी समय अपने घर वालों से या अपने नाते रिश्तेदारों से वह फोन से बात करेगा। जैसे ही फोन करेगा उसकी लोकेशन मिल जाएगी और उसको ढूंढ निकाला जाएगा। घटना के 2.5 महीने बाद दीपू यादव ने अपनी बहन को फोन किया। बहन का फोन सर्विलांस पर होने से पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाती है और पुलिस ने दीपू के बहन से पूछताछ शुरू कर दिया। बहन ने बताया कि दीपू सोनभद्र में है और वहां किसी खदान में नौकरी कर रहा है। पुलिस वालों के लिए बस इतना ही काफी था और इस जानकारी पर गोरखपुर पुलिस की एक टीम सोनभद्र पहुंच जाती है। दीपू की तलाश शुरू कर दी जाती है और जल्द ही दीपू का पता जैसे ही मिलता है और पुलिस ने दबिश दी। दीपू घर पर ही था, उसके साथ एक महिला भी मौजूद थी। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम शिखा दुबे बताया। जैसे ही शिखा दुबे का नाम पुलिस सुनती है, पुलिस को विश्वास नहीं होता है और पुलिस अवाक रह जाती है। पुलिस टीम ने दोनों को गोरखपुर लाने के बाद और कैंट थाने पर लाया जाता है और दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पूछताछ के अनुसार यह पता चला कि दोनों ने बताया कि वह एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन शिखा का परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में दोनों ने मिलकर साजिश की कि शिखा की कदकाठी की एक किसी युवती की हत्या कर और उसकी लाश गोरखपुर में फेंक दिया जाए और दोनों मिलकर वहां से कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसा उन दोनों ने योजना बनाई। दीपू का एक साथी सुग्रीव था जो ट्रांसपोर्ट का काम करता था और सोनभद्र आता जाता रहता था। दीपू ने उससे शिखा की कदकाठी की लड़की की व्यवस्था करने को कहता है। सुग्रीव सोनभद्र में पूजा नाम की एक मजदूर महिला को गोरखपुर में 3,000 रुपए का लालच देकर और घरेलू काम दिलवाने के बहाने उसको लेकर आता है। गरीब पूजा अपनी 6 महीने की बच्ची को पति के पास छोड़कर गोरखपुर आ जाती है, जहां काम बड़े घर में होने की बात कहकर शिखा ने उसे अपने कपड़े पहनाए और उसे सुग्रीव की गाड़ी में जंगल में ले जाने को कहता है। जैसे ही सुग्रीव अपने गाड़ी में पूजा को बैठाता है और वह जंगल की तरफ लेकर जाता है, जिस तरीके से इन्होंने योजना को बनाया था और योजना के तरीके से ही जंगल में ले जाकर पूजा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद शिखा ने उसे अपना ताबीज पहनाया और अपनी पर्स और जूते उसी लाश के पास छोड़ दी। दीपू के साथ वह सोनभद्र चली जाती है। वहां सुग्रीव ने दीपू की नौकरी लगवाई और खुलासा हुआ कि पूजा का जो चेहरा था वह सुग्रीव के ड्राइवर बलराम ने चाकू से छत विछत कर दिया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सुग्रीव और बलराम को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। रिटायर आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि शिखा और दीपू 7 साल तक जेल में रहे। इस दौरान दोनों ने जेल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार पत्र लिखे थे।
वह पति पत्नी हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ रहने दिया जाए, लेकिन ऐसा नियम ना होने से हर बार उनकी अपील खारिज हो जाती थी। वर्तमान में दोनों जमानत पर हैं और गोरखपुर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। जमानत पर छूटने के बाद दोनों अलग अलग शादी कर चुके हैं। वर्तमान की स्थिति यह है कि जो एक दूसरे के बिना ना देखे और ना साथ रह पाते थे, लेकिन अब कोर्ट की पेशी के दौरान जब दोनों आते हैं तो दोनों की कोशिश यही होती है कि उनका आमना सामना ना हो। हालांकि हत्या का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दीपू और शिखा अपने प्यार और स्वार्थ के चक्कर में गरीब पूजा नाम की लड़की को जान से मारकर उसके 6 महीने बच्चे को अनाथ कर देते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।